नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है फिनलैंड विद स्पाउस। द स्टूडेंट भी हमारे साथ में है, उनके जो स्पाउस हैं वो भी हमारे साथ में हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ऐसा है कि हम फिनलैंड में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन फिनलैंड में ही नहीं, हमारे पास शेंगन की 29 कंट्री ऑन आवर फिंगर्स, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, वहाँ जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरीके से फिनलैंड की भी हमारी 2 प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हुए हैं। तो इनका जो केस है, इन्होंने मैडम ने MSc फिजिक्स से की हुई है और आइल्स पे भी ओवरऑल 6 बैंड है, B.Ed भी की हुई है, एक्सपीरियंस भी है इनको टीचिंग का। तो मैरिज हुए भी इनको आई थिंक साल हुआ होगा, वो भी हम पूछ लेंगे। तो न्यू मैरिजेस भी एक्सेप्टेबल हैं फिनलैंड के अंदर। बट अभी ऐसे केसेस लेने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। मैडम के लिए, सिंगल के लिए देयर इज़ ए नंबर ऑफ़ ऑप्शंस। अकेली अगर जाना हो, इवन ऐसी प्रोफाइल को फ्री स्टडी के भी ऑप्शन जर्मनी जैसी कंट्री से मिल सकते हैं। बट साथ में अभी डिपेंडेंट को ले जाना, दैट इज़ हमारे लिए चैलेंज रहता है। हमारी कोशिश ये रहती है जो कंट्री साथ में वीज़ा दे वहाँ पर जाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं चला जाऊँ उसके बाद मैं अपनी स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों को बुलाऊं। तो उन कंट्रीज़ में आप ऑलवेज स्टक होंगे। तो ऐसा है कि कहीं पर भी जाने से पहले आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन कंट्रीज़ में जाने के क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ पर फर्दर लाइफ क्या है, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर ये फिनलैंड के लिए अनदर कंसल्टेंट के पास भी जाते तो इनको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता PG डिप्लोमा के लिए कि आप PG डिप्लोमा में जाएं। और भी PG डिप्लोमा में इससे अच्छी प्रोफाइल वाले बच्चों को भी भेज दिया गया है विदाउट गिविंग द अवेयरनेस कि वहाँ पर जाएंगे आप, इस साल का प्रोग्राम करेंगे, B टाइप रेजिडेंसी मिलेगी और जाने के बाद फिर आप स्टक हो जाएंगे, उसको एक्सटेंशन कैसे की करवाई जाए। इवन आपके जो स्टडी पीरियड को दे विल नॉट कंसिडर अगर आप B टाइप रेजिडेंसीज में जाते हैं PR के लिए। ऐसे बहुत सारे फिर चैलेंज रहते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चों को, पेरेंट्स को खुद अवेयर होना पड़ेगा कौन से प्रोग्राम उनके लिए वहाँ पर लुक्रेटिव है, कौन से प्रोग्राम्स में वो एडमिशन लेकर जाएं जो उनको बेनिफिट्स दें। इवन इनको स्ट्रॉन्गली ये भी रिकमेंड किया गया है, बीइंग ए टीचर रहे हैं फिजिक्स के, B.Ed भी की हुई है, कि आप एज ए टीचर ट्रेनिंग B प्रोग्राम में जाकर वहाँ पर स्विच ओवर करवाएं अपनी रिकॉग्नाइजेशंस। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हमें अपनी इक्वलेंसी जिसको कहते हैं, कनाडा में ECA कहते हैं, कुछ कंट्री में रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, वो करवाना मैंडेटरी है। तो वो अगर मिल जाती है तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 90-95% ये अपने प्रोग्राम को टीचर ट्रेनिंग में स्विच ओवर करवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं बिफोर टेकिंग द केस। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि बस केस ले लिया, केस लेने के बाद बस अभी इनको उन प्रोग्राम्स में भेजा जाए जिसमें मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे प्रोग्राम में भेजा जाए जिनमें इनको भी बेनिफिट हो, मतलब जो मिनिमम से मिनिमम फ़ीस लगाकर वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद इनके पास सारे ऑप्शंस हैं, प्रोग्राम को स्विच ओवर भी करवा सकते हैं, वीज़ा कैटेगरी को भी स्विच ओवर करवा सकते हैं। बट उसके लिए इनको खुद अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उनके बेनिफिट लेने पड़ेंगे। तो ऐसा है कि अगर आपने भी फिनलैंड में जाना है तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं? गूगल के ऊपर कर सकते हैं, एम्बेसीज़ की वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से कर सकते हैं। इवन हमारे जैसे लोगों की वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपको फिनलैंड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं दोनों को कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपके दोनों के रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आ चुके हैं। तो मैडम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? अराउंड 8 और 9 मंथ। 8 to 9 मंथ। तो जब आप हमारे पास आए थे, आने के बाद आपकी हमने प्रोफाइल सारी एनालाइज की होगी, तो आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ की हमने रिकमेंडेशंस दी थी? आपने पहले ही कह दिया था कि फिनलैंड ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, बाकी तो स्पाउस के साथ ज़्यादा नहीं प्रेफरेंस। तो उसकी रिकमेंडेशंस क्यों रही होगी कि मैं फिनलैंड ही आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्या कोई रीजंस रहा होगा? क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ की तरफ से पॉजिटिव थी। क्योंकि जैसे
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली नंबर पे यही था कि वो फिनलैंड कंट्री जो है वहाँ पे हैप्पीएस्ट कंट्री है और अदर स्कॉलरशिप भी दे रही है, यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी है, बाकी भी। तो स्पाउस ने भी साथ में जाना है। हम सबसे पहले ये भी चेक करते हैं कि स्पाउस ने जाना है या नहीं जाना है। तो 8 महीने हो चुके हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 8 महीने की जर्नी ये छोटी तो होती नहीं है। तो 8 महीने में बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी देखे होंगे, हमें भी फ़ोन्स किए होंगे, आपको भी हम अपडेशंस करते रहोगे। लास्ट इनटेक में अप्लाई किया था या इसी में इनटेक में कराया था हमने? सर लास्ट में किया था, पर उस टाइम इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली फिर नई सिलेक्शन हुई थी। अच्छा, हमने डाला था। तो अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में डाला था, एक में ही एडमिशन आया तो और भी कुछ यूनिवर्सिटी से नहीं, और भी थी 2, तो फिर उसमें से एचएम की। आपको ये मालूम है कि एक पीजी डिप्लोमा भी वहाँ पे चलता है? यस सर। उसके बारे में हमने बताया था? यस सर। उसके हमने बेनिफिट या ड्रॉबैक्स बताए थे? यस सर। तो आपने वो क्यों नहीं लिया? सर पहले तो वो बी टाइप परमिट मिलना था और इसमें ए टाइप था, और उसके बाद तो ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड वहाँ पे रहने के लिए मिलना था, मेरे को 4 ईयर मिलने हैं अभी, और वो तब तो मेरे को सिर्फ 1 ईयर मिलना था, और मे बी बी टाइप परमिट से मेरे कुछ और भी जो ड्रॉबैक्स। फीस कितनी जानी थी बी टाइप में, पता आपको? हाँ जी। कितनी की जानी थी उस टाइम, जिस साल की, कुछ आइडिया? अराउंड 9 to 10 लाख। तो देखो 9-10 लाख की फीस है। पोस्ट स्टडी परमिट उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी कितने साल का रेजिडेंसी कार्ड मिला आपको? 4 साल का। आपके डिपेंडेंट को कितने साल का मिला? उनको अभी तो स्टिल 1 साल का, 1 साल का मिला है। तो जब आप एम्बेसी में गए थे बायोमेट्रिक के लिए, बायोमेट्रिक देने के बाद कितने टाइम के अंदर आपका डिसीजन आया ये रेजिडेंसी परमिट का? मेरा तो विद इन 15 डेज आ गया था, और मेरे स्पाउस का 1.5 मंथ लग गया था। तो इस साल थोड़े से सिस्टम को चेंज किया है, आगे बड़े फास्ट थे। दे आर गिविंग द रेजिडेंसी परमिट टू डिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अभी ये देखिए कि ये रेजिडेंसी परमिट स्पाउस का है, अगस्त इनटेक है। इसके स्टूडेंट के रेजिडेंसीज के बाद 1.5 मंथ उनको भी पेशेंस करनी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इम्पेशेंस हो जाते हैं, सर हमारा डिसीजन नहीं आ रहा, हमारा डिसीजन नहीं आ रहा है। उनको भी मेरा यही है कि पेशेंस रखें। एम्बेसीज के अंदर आपकी फाइलें पड़ी होंगी हैं, तो डिसीजन आपको एज अर्ली एज पॉसिबल मिलेगा। जब आप एम्बेसी में गए थे, एम्बेसी में जाने के बाद आपकी वहाँ पर कोई इंटरव्यू हुई थी? यस सर। क्या पूछते हैं जनरली? वो नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन लेते हैं, पहले तो कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, और फिर उसके बाद जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, अपोस्टल है आपका, और स्पेशली बैंक अकाउंट के बारे में ज़्यादा पूछा था। तो सर आप भी गए थे वहाँ पर एम्बेसी में? बायोमेट्रिक आपकी एक दिन में ही थी दोनों की, या अलग अलग? सर एक साथ ही थी। एक साथ ही। ये देखिए कि इनकी बायोमेट्रिक एक साथ थी, लेकिन अभी जो न्यू चेंजेस आ चुकी हैं उसमें उन्होंने बायोमेट्रिक जो स्पाउस की डिपेंडेंट स्टूडेंट है उनको सेपरेट कर दिया है। उसको जो अभी बायोमेट्रिक है सेम डे मिलने के जो चांसेस है बहुत कम है। तो ये न्यू चेंजेस वो रेगुलर इस चीज़ों को बताते रहते हैं, अपडेशंस करते रहते हैं। उन न्यू चेंजेस को हम ऑलवेज अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, अपने व्यूवर्स हैं, उन तक पहुँचाते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चनिंग हुई थी वहाँ पे? सर जी मेरे से भी क्वेश्चनिंग की उन्होंने। सबसे पहले पासपोर्ट लिया मेरे से, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसके बाद पूछा भी वहाँ जाकर क्या करोगे। ठीक है। तो मैंने उनको बोला भी मैं वहाँ। तो आपकी इंटरव्यू आपकी लैंग्वेज में हुई या इंग्लिश में पूछा था? ऐसी चीज़ें दोनों में होती है सर, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी में करना है, किसी में भी कर सकते आप कर सकते हैं। तो आप पहले प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज्ड हैं किसी कंट्री से वीजा? सर मैं 2018 में कनाडा में और 2022 में यूके से रिफ्यूज हूँ। यूके में कितनी टाइम? 2 टाइम। तो देखो वो भी प्रीवियसली भी रिफ्यूज्ड हैं। इन चीज़ों को भी हम चेक करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ डाटा शेयर्स करती हैं, ये सारे हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद ये सारा जो रिजल्ट्स मिलता है। तो आपके पास जो फंड्स थे वो किसके अकाउंट में थे? स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के या स्पाउस के? पहले तो मेरे ही अकाउंट में थे, और बाद में आपने गाइड किया कि दोनों के अकाउंट में होने चाहिए, तो फिर आपने जॉइंट अकाउंट करवा दिया। थे। कितने फंड दिखाए थे दोनों ने आपने? अराउंड 14 लाख। तो फीस कितनी ट्रांसफर की थी यूनिवर्सिटी को? मैंने पूरे साल की थी। कितनी इंडियन रुपीस में? 9 लाख। 9 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी की फीस। हाँ जी। ठीक है। तो देखिए साल की इन्होंने आपको कंपल्शन कहा था कि हमने साल की फीस ट्रांसफर करो, जहाँ वो आप नहीं, वो कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा था हमें, तो इसलिए हमने फिर 1 साल की। हाँ जी। तो 1 साल की इन्होंने, हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ 8 मंथ चले हुए हो चुका है, चाहे वो हमारी
फाइलिंग टीम थी, एडमिशन वाली थी, चाहे कंपनी के मेरे जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, तो कैसा रहा कोई कॉपरेशन? ऐसा तो नहीं लगा कभी कि हम आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको इग्नोर करते हो? कुछ ऐसा महसूस हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पहले तो जब मैंने पहले भी जनवरी इनटेक में भी अप्लाई किया था, तो उस टाइम भी कभी कभी ऐसे होता था कि यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू होती थी तो रात के टाइम भी मेरे को कॉल करनी पड़ती थी कि इंटरव्यू टाइमिंग चेंजेस है, यहाँ का कुछ टाइमिंग और है, वहाँ का कुछ और है। तो फिर मैं कॉल करती थी तो सर भूपिंदर सर उठा लेते थे, वो बोलते भी थे मैं घर पे हूँ, कोई बात नहीं, आप कॉल करो, मैं और बच्चों से पूछ के बताता हूँ कैसे कनेक्ट होना है। और उसके बाद जब भी ऑफिस भी आते थे तो स्टाफ मिल जाता था, ऐसे नहीं था कि हम आए और कोई मिला नहीं हमें। तो ट्रांसपेरेंसी कितनी थी कंप्लीट प्रोसेस के अंदर? कोई चीज हाइड करते हो आपसे? जब नहीं, कोई हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रखे हो या कुछ ऐसा? नहीं। आपकी रेजिडेंसी परमिट कहाँ पर डिलीवर हुए थे? आपके घर के ऊपर या हमारे एड्रेस के ऊपर? नहीं, हमारे घर के। हमारे। तो ये सारा का सारा आपने ये देखा है जो भी प्रोसेस है, तो मैं एक जनरली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे ने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए स्पेशली, उसको कितना पेशेंस चाहिए? बहुत पेशेंस चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आज केस देकर गए हैं तो 2 महीने के बाद कहें बताइए मेरा वीज़ा कहाँ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो मेरे को 8 मंथ हो गए कि मैंने इतना पेशेंस 8 मंथ तक रखा। तो आपने भी जब दिया होगा तो आपने भी यही एक्सपेक्ट की होगी 2-3 महीने में हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली। तो मतलब कितना पेशेंस, मतलब साल का पेशेंस लेकर चले बच्चा? 6 से 12 मंथ है ज़्यादा? कभी कभी तो 12 मंथ भी होना ही पड़ता है। तो अभी आते हैं इन्वॉल्वमेंट, जो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है केस के अंदर। अभी हमने आपका केस लिया है, स्टूडेंट की अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट कितनी है केस के अंदर? कि सारा कुछ एजेंट्स के हाथ में है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है केस के अंदर? सर 50% मेरे अकॉर्डिंगली एजेंट का और 50% स्टूडेंट को भी करना चाहिए। अगर उसने स्टडी की होगी प्रायोर कि मैंने ये कोर्स लेना है, यहाँ पे जाना है, अगर कह दिया कि यहीं पे जाना है, ये चीज करनी है, तब भी वो एजेंट भी कुछ कर पाएगा। अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं अपने आप को करता केस में, तो देन व्हाट विल बी हैपन, मतलब क्या होता? तो उसके डिसएडवांटेज तो बाद में उसको पता चलेंगे। तो मैं हर एक वीडियो में चीज़ रिपीट करता हूँ, जब तक स्टूडेंट का अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट अपने केस में नहीं है तब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कहीं से नहीं मिलेंगे। तो ये कोई कनाडा जैसी कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री नहीं है, स्कैन कर दिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, काम खत्म। शेंगन की हर एक कंट्रीज़ के अंदर पर्सनल अपीयरेंस है, वहाँ पर बच्चे को अवेयर होना पड़ेगा कि उसकी फ़ाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़ीसें ट्रांसफ़र की है, फंड्स कितने पड़े हुए हैं उसके पास, तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा? सर बहुत अच्छा था। इन केस नेगेटिव डिसीजन आता, मतलब देखो आपको लगता है कि मेरी सेटिंग थी एम्बेसी में तब वीज़ा आया? नहीं। कोई किसी एजेंट्स की लगता है आपको प्रैक्टिकली कोई सेटिंग्स होती हैं? नहीं सर, क्योंकि आपने भी यूके के कनाडा के रिजल्ट्स देखे होंगे। तो इन केस रिजल्ट्स नेगेटिव आते तो तब आपका फीडबैक टुवर्ड्स क्राउन इमिग्रेशन या हमारे स्टाफ के टुवर्ड्स क्या होता है? सर ये तो नेचुरली है कि एक बंदा जब उसको कहीं से नेगेटिव मिलता है तो वो नेगेटिव ही सोचता है कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो वो कुछ ऐसे भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से मेरे को लगता कि अगर मैं अपना भी 50% नहीं देती सर को तो फिर मेरा नेगेटिव आता, तो मे बी मेरा भी कुछ फॉल्ट होता। नहीं तो चलो इसमें फिर आप फर्दर क्या करते हैं कि फर्दर आप अपने जो फॉरेन के ड्रीम्स हैं उनको स्टॉप करके इंडिया में कुछ करने की कोशिश करते हैं या फर्दर फिर एफर्ट्स करते हैं? नहीं, फिर एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स आइदर थ्रू अस या किसी और कंसल्टेंट को चेंज करने की कोशिश? नहीं, आपसे ही सर करते। तो ये मैं बता रहा हूँ फैक्ट, ये दिस इज द फैक्ट, वी आर नॉट द गॉड। मैं अपनी जो 100% अपनी फैमिली को भी नहीं प्रोवाइड कर पाता, कोई भी पर्सन नहीं दे पाता। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 80 से 90% रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करें। अगर आपके रिजल्ट नेगेटिव भी है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू पॉजिटिव रहें, एफर्ट्स करें। अगर आपको लगता है कि उसमें कंसल्टेंट का लैक है तो उसको फिर चेंज करें। अगर आपको लगता है कि आपका कंसल्टेंट आपके साथ कोऑपरेटिव है, आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो बेचारी हमारा लक रहा है कि हमें वीज़ा नहीं मिला, तो उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करें अपने सेम कंसल्टेंट के थ्रू, अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। तो मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहाँ जाकर सक्सेस हों, क्योंकि बहुत हार्ड जर्नी है। वीज़ा आ जाता है तो बच्चों को ड्रीम स्टार्ट हो जाते हैं कि बस अभी यूरो जाते ही वहाँ से इकट्ठे करके लाने हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिव होकर जाना है। 2-3 साल अगर आप स्ट्रगल कर लेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। जिन पेरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि अभी आज बच्चे को फ़्लाइट में बिठा दिया है, बस कल से ही जाके उसने अर्निंग स्टार्ट कर देनी है, वो टाइम जा चुका है।
तो मेरी हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।